हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका विजन मैगजीन के डिस्कशन में, जिसमें हम जुलाई मंथ की जो मैगजीन है विजन की उसको कवर कर रहे थे और लास्ट क्लासेस में हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जो टॉपिक हैं उनको कवर कर चुके हैं। आज हम इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनके टॉपिक्स जो दिए हुए हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक दिया हुआ है I2U2 के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या है यह I2U2 गठबंधन या I2U2 समझौता। तो सबसे पहले देखेंगे I2U2 यूज़ क्यों किया जा रहा है ये। तो I2U2 यानी कि 2 तो I है और 2 क्या है, U है। तो ये किसको दिखा रहे हैं, I मतलब इंडिया, दूसरी I दिखा रही है इजराइल को, और U क्या दिखा रहा है, UAE, और चौथी U किसको दिखा रही है, USA को दिखा रही है। तो इंडिया, इजराइल, UAE और USA मिलकर क्या बना रहे हैं, I2U2। और इसी की बैठक हुई है, एक वर्चुअल मीटिंग हुई है इन देश के नेताओं के बीच, उसी के लिए ये टॉपिक न्यूज़ में बना हुआ है। तो इस पर फोकस क्या किया गया है, यहाँ पे इस मीटिंग का क्या फोकस रहा, वहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जो उन टॉपिक्स पे फोकस रहा। जैसे फूड सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पे क्या कहा गया है, क्योंकि आपको पता होगा रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से पूरे ग्लोबल फूड चेन के लिए संकट बना हुआ है, जिस वजह से खाद्य सुरक्षा का जो मुद्दा है वो पूरे वैश्विक लेवल पर चिंता का विषय बना हुआ है। तो यहाँ बताया गया है संयुक्त अरब अमीरात संपूर्ण भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए $2 बिलियन का निवेश करेगा। यानी कि इंटीग्रेटेड फूड पार्क की एक श्रृंखला विकसित करने की बात कही है किसने, UAE ने, और $2 बिलियन का निवेश करने की बात यहाँ पे कही गई है। $2 बिलियन यानी कि ऐसे समझ लीजिए आप लगभग 15,000 करोड़ रुपए के निवेश की यहाँ पे बात कही गई है। और क्या कहा गया है, साथ ही यह ताज़े जल के संरक्षण के लिए जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी को भी परिनियोजित करेगा। यानी कि जो फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर के प्रिजर्वेशन के लिए भी ये कुछ काम यहाँ पे करने की बात कर रहे हैं। कौन, UAE, किसके लिए, इंडिया के लिए। एक तो $2 बिलियन का जो निवेश करने की बात कह रहे हैं फूड पार्क के लिए, और दूसरा वाटर जो फ्रेश वाटर होता है उसके प्रिजर्वेशन के लिए भी कुछ बातें यहाँ पे इन्होंने की हैं। और फिर रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है, अक्षय ऊर्जा होती है, उसके बारे में क्या समझौता किया गया है। तो यहाँ पे इन्होंने गुजरात में एक हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जाएगी। यानी यहाँ क्या कहा गया, गुजरात में एक हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना में 300 मेगावाट की पवन और सौर ऊर्जा क्षमता शामिल है। हाइब्रिड मतलब जो 2-3 सोर्सों से मिलाकर एनर्जी पैदा की जाती हो। वो कैसी एनर्जी पैदा की जा रही है, नवीकरणीय, रिन्यूएबल या अक्षय ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जो कभी जिसके सोर्स कभी ख़त्म ना हो, तो उसको क्या कह देते हैं हम, अक्षय ऊर्जा। तो हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना की स्थापना करने की बात कही जा रही है। कहाँ पे, गुजरात में 300 मेगावाट का ये प्लांट होगा, जिसमें विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के द्वारा विद्युत उत्पादित की जाएगी। फिर क्या कहा गया यहाँ पे, इससे क्या होगा, इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा। इससे भारत को 2030 तक 500 गीगावाट और गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यानी कि इंडिया ने जो अपना टारगेट बना रखा है कि 2030 तक हम कितनी नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी यानी कि वो जो रिन्यूएबल एनर्जी है उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करने लग जाएंगे, 500 गीगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करने लग जाएंगे 2030 तक। तो अक्षय ऊर्जा का इंडिया का टारगेट कितना है, 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करना, जिसे आप याद रख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है टारगेट। और फिर एम फॉर क्लाइमेट यानी कि एक एम बनाया किसके लिए, क्लाइमेट के लिए, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इन देशों के नेताओं ने एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव में अमेरिका, UAE, इजराइल के साथ शामिल होने की भारत की रुचि का स्वागत किया। यानी भारत भी किस में शामिल हो गया है, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट इनिशिएटिव, यानी एग्रीकल्चर में इनोवेट करना क्लाइमेट के हिसाब से, यानी जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज आता जा रहा है उस वजह से एग्रीकल्चर में क्या करना, इनोवेशन करना, इसके बारे में यहाँ पे बात कही गई है। इस पहल का उद्देश्य कृषि उद्योग के लिए पेरिस समझौतों में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करना है तथा वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य भी यहाँ पर निर्धारित किया गया है। यानी प्री इंडस्ट्रियल एरा था, उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस यानी इतना ही टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, तब उस समय इतना टेम्परेचर था, उसका केवल 1.5 तक के लेवल पर लेके जाना है हमें। और ये भी टारगेट किस में किया गया था, पेरिस समझौता हुआ था 2015 में, उसमें ये क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट के लिए जो टारगेट्स थे वो रखे गए थे, वहाँ पे इनको अचीव करने की बात कही जा रही है।
फिर यहाँ पे कुछ I2U2 के बारे में बताया गया है। जैसे I2U2 मंच का पहली बार उल्लेख इजराइल और यूएई के बीच अब्राहम समझौते के अनुसरण में अक्टूबर 2021 में किया गया था। यानी कि इसका जिक्र पहली बार कब किया गया था? इजराइल और यूएई के बीच जब अब्राहम समझौता साइन किया गया था अक्टूबर 2021 में, तब इसका जिक्र किया गया था। इस मंच को समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और परिवहन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए प्रस्तुत किया गया था। यानी कि जो समुद्री सुरक्षा है, बुनियादी ढांचे हैं और परिवहन है, उनसे संबंधित जो मुद्दे बने हुए हैं उनसे निपटने के लिए यहाँ पे पहल करने की कोशिश की गई थी। इसे एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में स्थापित किया गया है। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं: पारस्परिक हितों के साझा क्षेत्रों पर चर्चा करना, यानी कि जो देश यहाँ पे होंगे, जैसे 4 देश हैं, 4 देशों के जो म्यूचुअल रिलेशन हैं, म्यूचुअल बेनिफिट हैं, उन पर फोकस करने की बात कही जाएगी। व्यापार में आर्थिक भागीदारी को मजबूत करना, संबंधित क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में निवेश करना। I2U2 को पश्चिम एशियाई क्वाड के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि जो पश्चिम एशिया में जो क्वाड है उसको भी इसके रूप में देखा जा रहा है। यानी कि जो जैसे इधर ये क्वाड जैसे USA, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्या बनाते हैं? दक्षिण चीन सागर है या इंडो पैसिफिक रीजन है, वहाँ पे क्वाड बनाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक पश्चिमी एशिया में क्वाड बनाने की बात कही जा रही है। किसके द्वारा? I2U2 के द्वारा। तो ये कहा जा रहा है कि ये I2U2 का जो ग्रुप है वो भी क्या बना रहा है? पश्चिम एशिया में क्वाड बना रहा है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है, इसमें सैन्य दृष्टिकोण शामिल नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो बात की गई है वो किसके लिए की गई है? इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी के लिए बात कही गई है। यानी कि पूरी तरह से किस पर रहेगा? आर्थिक लाभों पर केंद्रित रहेगा, ना कि सैन्य सशक्तिकरण पर। फिर यहाँ पे अब्राहम समझौता के बारे में बताया गया कि अब्राहम समझौता क्या है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, अब्राहम समझौता इजराइल और कई अरब देशों के मध्य शांति समझौतों की एक श्रृंखला है। यानी इजराइल और जो कई अरब कंट्रीज हैं उनके बीच में, इजराइल और कई अरब देश हैं उनके बीच में शांति समझौतों की एक सीरीज है अब्राहम समझौता। यह समझौता सबसे पहले यूएई के साथ हस्तांतरित किया गया था। यानी इजराइल ने किसके साथ साइन किया था? सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात के लिए साइन किया गया था। जिसके बाद इसमें उत्तर देश जुड़ते गए। 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता के बाद इस समझौते को संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और इजराइल के मध्य लागू किया गया। और फिर इस समझौते को कहाँ तक बढ़ा दिया? बहरीन तक और बढ़ा दिया। यूएई तो पहले से ही शामिल था इसमें, फिर बहरीन तक और बढ़ा दिया। किसके मीडिएशन से? USA के मीडियन से। कब? 2020 में। अब देखते हैं अब्राहम नाम निकल के कहाँ से आया। ये अब्राहम समझौता क्यों रखा गया इसका नाम? अब्राहम नाम दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों, इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म के एक ही परमेश्वर को संदर्भित करता है। यानी कि इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म है, उसके तीनों का क्या माना जाता है? एक ही गॉड माना जाता है, एक ही परमेश्वर माना जाता है। इसे क्या कहा जाता था? अब्राहम कहा जाता था। तो ये तीनों को एक साथ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। यह प्रतीकात्मक तौर पर प्रयोग किया जाने वाला एक शीर्षक है जो साझा कुल या वंश को मान्यता देकर अरबी और यहूदी लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देता है। यानी कि एक तरह की एथनिसिटी, नस्ल, कुल की सी फीलिंग आती है। यानी कि अब्राहम जब सबका गॉड एक है, सबकी बात एक है, तो एक तरह से नस्ल और एक तरह की वंश की सी बात यहाँ पे करने की कोशिश की जाती है। यानी कि ऐसा समझौता सभी को हिस्टोरिकली लिंक कर रहा है, इस तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं। इसलिए इन समझौतों का नाम क्या रख दिया जाता है? अब्राहम समझौता रख दिया जाता है। और क्या क्या किया गया I2U2 के तहत? इसके तहत सहयोग के 6 क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। यानी कि इसके अंदर कितने क्षेत्रों को पहचाना गया है? वाटर है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्पेस है, हेल्थ है एंड फूड सिक्योरिटी। और इसका लक्ष्य क्या है? I2U2 का लक्ष्य निजी क्षेत्र की पूंजी और विशेषज्ञता को जुड़ाना है। यानी निजी क्षेत्र यानी कैपिटल है प्राइवेट सेक्टर का, उसको जुटाना और अच्छे से निवेश कराना इसका टारगेट है। अवसंरचना का आधुनिकीकरण करना, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका क्या करना? मॉडर्नाइजेशन करना, आधुनिकीकरण करना। उद्योगों के लिए कम कार्बन आधारित विकास मार्ग प्रशस्त करना, यानी ऐसे उद्योग धंधे बनाना जो क्या करते हो? कार्बन का एमिशन कम करते हो। तो ऐसे उद्योग धंधे बनाने की हमें बात कही गई है। और फिर क्या टारगेट है? लोक स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार करना तथा हरित और उभरती
महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देना, यानी कि जो ग्रीन एनर्जी है और जो वर्तमान समय में नई नई टेक्नोलॉजी निकल कर आ रही हैं उनके महत्व को और बढ़ावा देने की यहाँ पे बातें कही गई हैं। भारत के लिए I2U2 का महत्व, इसका महत्व क्या होगा? जैसे हिंद महासागर में इसका क्या महत्व होगा? यह भारत, स्वेज नहर और दक्षिण अफ्रीका के बीच स्थित पश्चिमी हिंद महासागर से सटे देशों के साथ अधिक से अधिक संपर्क को सुगम बनाएगा। यानी कि जो भारत और जो स्वेज कनाल है और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो पश्चिमी हिंद महासागर का क्षेत्र है उनके बीच संपर्क को क्या करेगा? सुगम बनाएगा, उनके रीच को बढ़ाएगा। क्योंकि हमें बताया गया जैसे क्योंकि विश्व व्यापार का कम से कम 12% स्वेज नहर के माध्यम से होता है। यानी कि वर्ल्ड ट्रेड का कितना 12% किससे होता है? स्वेज नहर से होता है। और स्वेज नहर करती क्या है? लाल सागर के माध्यम से हिंद महासागर को जो भूमध्य सागर का क्षेत्र है वहाँ तक जोड़ती है। यानी कि हिंद महासागर को किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर से। और लाल सागर को किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर से। लाल सागर के माध्यम से हिंद महासागर को किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। और बाजार तक पहुँच, यह द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करेगा। साथ ही यह UAE सहित पश्चिमी एशिया में रणनीतिक बाजारों तक पहुँच भी प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त ये भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगा। साथ ही यहाँ पे क्या बताया गया है? मध्य पूर्व के साथ संबंध, यानी कि जो मिडिल ईस्ट के साथ जो संबंध है उनको भी अच्छे से, मतलब उन जो देश है उसमें उनके साथ भी संबंध बेहतर करने की कोशिश करेगा। इस मंच के माध्यम से भारत मध्य पूर्व के साथ अपने संबंधों को मजबूत करता है। गौरतलब है कि मध्य पूर्व क्षेत्र भारत की ऊर्जा तथा आर्थिक हितों की पूर्ति करता है तथा बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों को रोजगार प्रदान करता है। जैसा कि आपको पता होगा, हमारे जो भारत के लोग हैं, भारतीय प्रवासी हैं, UAE, सऊदी अरब, ओमान, इन देशों में ज़्यादातर क्या कार्यरत हैं। तो भारत के प्रवासी कहाँ पे रहते हैं? UAE में रहते हैं, तो वहाँ पे काम करते हैं। तो उनके लिए भी कनेक्शन, यानी कि जब इन देशों के साथ हमारे संबंध बेहतर होंगे तो प्रवासियों के लिए भी संबंध क्या हो जाएंगे? उनके रोजगार के अवसर भी क्या बढ़ जाएंगे? बेहतर हो जाएंगे। इजरायल और अरब देशों में मध्य मौजूदा अंतराल को पाटने में भारत इस मंच का उपयोग कर सकता है। यानी इजरायल और जो अन्य अरब देश हैं उनके साथ हमारे जो संबंध हैं उनके बीच में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो वो उससे सॉल्व की जा सकती है। वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के रूप में, यानी क्वाड के बाद I2U2 में भारत की भागीदारी इसकी वैश्विक स्थिति को मजबूत करेगी। यानी कि जैसे हमने क्वाड सम्मेलन शामिल कर रखा है, ऐसे ही जब इसमें हम शामिल हो जाएंगे तो इस तरह की भागीदारी से भारत को रूस, यूरोप और चीन जैसी अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ समन्वय स्थापित कर रणनीतिक रूप से अपनी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने में मदद मिल सकती है। यह मंच समुद्री डकैती, ड्रग्स और हथियारों की अवैध तस्करी तथा आतंकवाद जैसे खतरों को भी कम करने में मदद करेगा। इससे जुड़े मुद्दे क्या है, लेकिन कुछ चिंताएं भी जताई जा रही है। इसे चिंता क्या है? जैसे स्पष्टता का अभाव। इस मंच के सामरिक लक्ष्य स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किए गए हैं। उदाहरण के लिए कई रणनीतिज्ञ I2U2 को ईरान को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए एक संगठन के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार यह भारत और ईरान के संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। सदस्यों के बीच विषमता, इस मंच के सदस्य देश शक्ति की दृष्टि से समान नहीं है। उदाहरण के लिए भारत और UAE की तुलना में USA और इजरायल सैन्य रूप से अधिक मजबूत हैं। सहयोग, एक मुद्दा यह भी है कि चीन तथा रूस से निपटने के तरीकों को लेकर I2U2 समूह के देशों के साथ मध्य परस्पर मत भिन्नता बनी हुई है। यह स्थिति समूह के भविष्य और उसकी सफलता की संभावनाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। यानी कि सभी के जो टारगेट हैं वो सभी इंडिया जो और अदर कंट्रीज है उनको लेकर क्या है? भिन्न भिन्न है। उदाहरण के लिए जैसे रूस यूक्रेन से संबंधित मतदान प्रक्रिया में भारत ने भाग नहीं लिया था, जबकि इजराइल है, जैसे USA है, ये क्या है? ये सभी पश्चिमी देशों के साथ है। सुरक्षा के लिए क्या चिंता का विषय बताया जा रहा है? जैसे I2U2 भारत के लिए चुनौती पैदा कर सकता है, क्योंकि अमेरिका द्वारा प्रायोजित और समर्थित इजराइल अरब सुरक्षा समझौता मध्य पूर्व में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को जटिल बना सकता है। हालांकि भारत इस क्षेत्र में तटस्थ रुख बनाए रखने का पक्षधर रहा है। यानी कहीं ना कहीं भारत को भी यह किसी न किसी पक्ष में झुका देगा यह समझौता, जो मध्य पूर्व एशियाई देश है उनके साथ संबंधों को लेकर। यानी कि हम तटस्थ नहीं रह पाएंगे, ये बातें यहाँ पे की जा रही हैं। पश्चिम एशिया में आंतरिक संघर्ष, अरब जगत में आंतरिक संघर्ष, ईरान जैसे भारत के महत्वपूर्ण साझेदारों को पुराने समूह से दूसरे नए समूह में
शामिल होने के लिए बाध्य कर सकता है। यानी कि ईरान के साथ हमारे संबंध क्या हो सकते हैं, थोड़े और ज़्यादा डिटेरियोरेट हो सकते हैं, यानी कि और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं ये संबंध। उभरती स्थिति से दो गुटों का निर्माण हो सकता है। प्रथम गुट में चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान और तुर्की हो सकते हैं। वहीं दूसरे गुट में भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका। यानी कि इससे क्या होगा, गुटबाजी और बढ़ सकती है, क्योंकि एक गुट इन जो अन्य देश है जैसे चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान, तुर्की, अन्य इन देशों का भी बन सकता है। अब वे फॉरवर्ड क्या बताया गया है, द्विपक्षीय चिंताओं को दूर करना। चूँकि पश्चिमी एशियाई क्षेत्रों की जटिलताओं के प्रबंधन में अनेक कठिनाई मौजूद हैं, इसलिए इन चारों देशों के बीच सहयोग बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इन चारों देशों के बीच आपसी सहयोग के माध्यम से ही प्रतिद्वंदी देशों को कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से संतुलित किया जा सकता है। साथ ही इससे उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को भी बनाए रखा जा सकता है। सहयोग I2U2 भविष्य में नए क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाकर या अन्य भागीदारों के साथ सहयोग करके मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया दोनों में अपना विस्तार कर सकता है। यानी कि इसका अगर ये बेहतर तरीके से संचालित किया जाता है, जो टारगेट यहाँ बनाए गए उनको प्रमोट किया जाता है, तो ये बेहतर एक नया ग्रुप बेहतर तरीके से काम करता हुआ आगे निकल कर आ सकता है। विकास के लिए क्या कार्य कर सकता है, ये बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्रित प्रयास करने की आवश्यकता है। यह जलवायु परिवर्तन, समन, लोक स्वास्थ्य और पश्चिम एशिया के विकास में सहायता प्रदान कर सकता है। शांति बनाए रखना, यानी कि I2U2 का लक्ष्य पश्चिम और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा तथा आर्थिक समृद्धि जैसी चिंताओं को दूर करना होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में शांति बनाए रखने की दिशा में भी कदम उठाया जाना चाहिए इसके द्वारा। तो यहाँ पे इसके लिए कुछ भी फॉरवर्ड बताए गए थे जो हमने देखे हैं। अब कुछ यहाँ पे फैक्ट दिए हुए हैं। इंडिया और जो यूएई व फ्रांस से अपनी त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई थी उसके बारे में, यानी इंडिया, यूएई और फ्रांस के बीच में जो त्रिपक्षीय जो बैठक आयोजित की गई उसके बारे में। इस बैठक का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन में सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाना, यानी कहाँ कहाँ पर वो जो देश हैं तीनों सहयोग कर सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, उसके बारे में चर्चा की गई है। इन क्षेत्रों में शामिल है समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता और आपदा राहत, ब्लू इकोनॉमी, क्षेत्रीय संपर्क, बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा, स्टार्टअप आदि। भारत, यूएई, फ्रांस त्रिपक्षीय मंच और उसका महत्व क्या है यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। त्रिपक्षीय फ्रेमवर्क के तहत हिंद प्रशांत में सहयोग को बढ़ावा देना। इस क्षेत्र में चीन की सैन्य मौजूदगी के बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय चिंता में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में यह सहयोग महत्वपूर्ण होता जा रहा है। यह ऊर्जा और क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र या अरब सागर में रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ाएगा। साथ ही यूएई और भारत दोनों पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र के देश हैं। वहीं फ्रांस दो समुद्र पारी राज्य क्षेत्र, मैट और रियूनियन, यानी कि इसके यहाँ पे क्या है, आइलैंड हैं, इस क्षेत्र में मौजूद हैं। इस रूप में वो भी इस क्षेत्र का एक स्थानिक शक्ति है। यानी कि क्या बताया गया है कि जो फ्रांस है, फ्रांस के जो आइसलैंड हैं, द्वीप हैं, जैसे मैट है, दूसरा है रियूनियन, वो भी कहाँ पर मौजूद है, हिंद महासागर में स्थित है। इसलिए फ्रांस की मौजूदगी यहाँ पे क्या हो जाती है, ज़रूरी हो जाती है। इसलिए वह इस रूप में इस क्षेत्र की स्थानीय शक्ति है। यूएई और जिबूती में फ्रांस के इंटर सर्विस बेस भी हैं, यानी फ्रांस के इंटर सर्विस बेस कहाँ पर हैं, यूएई और जिबूती। भारत की वैश्विक भूमिका के साथ साथ भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास, सागर पहल आदि की सफलता के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। यह स्वतंत्र और मुक्त हिंद यानी कि जो फ्री इंडो पैसिफिक रीजन है, साझा लक्ष्यों को दिशा में कार्य करने का अवसर भी प्रदान करता है। यानी कि यहाँ पे जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको और ज़्यादा स्वायत्त, ऑटोनोमस और स्वतंत्र बनाने के रूप में कार्य किया जाएगा, जिसकी तरफ उसकी स्वायत्तता को कौन छीनता जा रहा है, चीन छीनने की कोशिश वहाँ पे कर रहा है। और हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अन्य पहले क्या की गई हैं, जैसे ब्रिक्स संगठन बनाया गया था, क्वाड बनाया गया था। जो क्वाड 4 देशों में मिलकर बनाया, कौन कौन से, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। भारत जापान ऑस्ट्रेलिया मंच बनाया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया फ्रांस मंच बनाया गया है। भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया मंच बनाया गया है। भारत और यूएई I2U2 मंच के भी सदस्य हैं। इस मंच के अन्य सदस्य इजराइल और यूएई, संयुक्त राज्य यूएसए हैं। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इसके बारे में है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, उसके बारे में है। तो सबसे पहले देखेंगे वे न्यूज़ में क्यों बना हुआ है।
तो यहाँ बताया गया है चीन और पाकिस्तान ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक परियोजना में अफगानिस्तान को शामिल करने का फैसला किया है। यानी कि इसमें क्या कहा जा रहा है, तो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था उसमें अब तक पाकिस्तान शामिल था, अब उसी में अफगानिस्तान को शामिल करने की बात यहाँ पे कही गई है, इसलिए टॉपिक न्यूज में बना हुआ है। क्या है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर? जो भारत का उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, जैसे जम्मू कश्मीर वाला जो POK वाला क्षेत्र है, वहाँ से चीन एक कॉरिडोर बना रहा है जो चीन के कासगढ़ से होकर पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट तक चीन को कहाँ की पहुँच दिलवाता है, हिंद महासागर की पहुँच दिलवाता है। यानी कि चीन से होकर आ रहा है और हमारा जो POK वाला क्षेत्र है इंडिया का, वहाँ से होकर इसकी रीच है, इसलिए भारत इसका विरोध भी करता है क्योंकि ये वहाँ होकर निकल रहा है। और पाकिस्तान चीन को किसकी पहुँच दे रहा है, ये डायरेक्ट इंडो पैसिफिक यानी कि हिंद महासागर की पहुँच ये प्रदान कर रहा है। चीन से डायरेक्ट कहाँ पर जा रहा है, पाकिस्तान होते हुए सीधे हिंद महासागर में ये पहुँच रहा है। तो यहाँ पे बताया गया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बुनियादी ढांचा परियोजना है, यानी क्या है, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के उत्तर पश्चिमी सिंजियांग क्षेत्र से जोड़ती है। यानी चीन का एक क्षेत्र है सिंजियांग, वहाँ से होते हुए पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का जो पोर्ट है ग्वादर, वहाँ होकर ये कहाँ पर जोड़ता है, हिंद महासागर क्षेत्र में रीच देता है किसको, चीन को। इस मार्ग की लंबाई कितनी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की लंबाई कितनी बताई जाती है, 3,000 किलोमीटर बताई जाती है। चीन की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। यानी कि जो चीन की परियोजना है BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका यह क्या है, एक हिस्सा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो 2013 में शुरू किया गया था। उसके द्वारा वो क्या कर रहा है, अफ्रीका महाद्वीप के साथ एशिया और यूरोप महाद्वीपों के साथ क्या कर रहा है, एक साथ कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप के साथ जुड़ेंगे, फिर यूरोप के साथ कनेक्शन बनाएंगे, यानी कि लैंड बॉर्डर से और सी रूट से, दोनों से एशिया को कहाँ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है चीन, एशिया के थ्रू उन तीनों महाद्वीपों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। उसे को क्या कहा जाता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कब शुरू किया गया था, 2013 में शुरू किया गया था। और जिसके टारगेट क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि तथा समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना। और क्या बताया गया BRI के बारे में, यह चीन को ग्वादर बंदरगाह से मध्य पूर्व और अफ्रीका तक पहुंच का मार्ग उपलब्ध कराएगा। साथ ही यह चीन को हिंद महासागर तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। बदले में चीन पाकिस्तान को ऊर्जा संकट से उबरने तथा लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए पाकिस्तान में परियोजनाओं को दोबारा से गति देने की कोशिश करेगा। भारत ने कई बार चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध किया है। और भारत क्यों विरोध करता है, क्योंकि जो विवादित क्षेत्र है हमारा, जो जम्मू कश्मीर है, जो POK है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ होकर क्या हो रहा है, ये वहाँ होकर गुजर रहा है। इसलिए भारत इसका क्या करता है, विरोध करता है कि आप इस प्रोजेक्ट को फंड नहीं कर सकते। भारत की क्या क्या चिंता है, भारत की क्या क्या आपत्ति हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर। भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में क्या किया जा रहा है चीन द्वारा, एक तरफा अर्थात केवल अपने हितों को केंद्र में रखकर तैयार किया जा रहा है। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के उन हिस्सों से होकर गुजरता है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। यानी कि जो POK का क्षेत्र है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उस क्षेत्र से होकर गुजर रहा है, जिस वजह से भारत इस पर अपनी चिंता व्यक्त करता है, क्योंकि भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए एक चिंता का विषय है। रणनीतिक रूप से भारत को घेरने हेतु किया जा रहे चीनी प्रयास के से जुड़ी धारणा मानी जाती है। यानी कि इसको क्या माना जा रहा है, क्या चीन क्या कर रहा है, भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, उसी में उसका यह एक कदम है। पारदर्शिता और वित्तीय व्यवहारिकता की कमी को लेकर आशंकाएं, क्योंकि चीन का जो BRI प्रोजेक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा जो गरीब देश हैं उनको बहुत ज़्यादा लोन दिया जा रहा है और वहाँ पर कोई पारदर्शिता भी नहीं है। फिर धीरे धीरे उन देशों की जो ज़मीन है उसको एक्वायर किया जाता है। जैसे अभी अभी श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, पाकिस्तान की हालत ख़राब हो ही रही है, तो चीन क्या करता है, उनको बहुत ज़्यादा लोन देता है, बहुत ज़्यादा फ्री में पैसा बांटने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो देश क्या हो जाते हैं, चीन के कर्जे तले दब जाते हैं। और ये BRI प्रोजेक्ट है उसके तहत चीन देशों को एक तरह से गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है, ये भी चिंता व्यक्त की जाती है। संभावित सुरक्षा निहितार्थ, परियोजना के अंतर्गत निर्मित सड़कें संभावित रूप से
पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जैसे इस्लामी विद्रोह के लिए एक पारगमन बिंदु के रूप में कार्य कर सकती हैं। यानी कि जो वहाँ पे इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक फोर्सेस नहीं कहेंगे, जो आतंकवादी संगठन है, उनके लिए भी क्या बन सकता है, एक आसानी या सुगम रूट बन सकता है जो भारत के लिए उनकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है आगे जाकर। फिर यहाँ पे ये बताया गया कि BRI परियोजना पर भारत का रुख चीन के लिए क्यों मायने रखता है। क्योंकि चीन के लिए भारत का महत्व क्या है, एक निकट पड़ोसी और इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति होने के नाते भारत को चीन की पड़ोस नीति के संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। BRI को वैधता प्रदान करना, भले ही इसे एक तरफा विकसित किया गया, फिर भी BRI का द्विपक्षीय बहुपक्षीय रूप में विस्तार किया जाना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही BRI की वैधता का समर्थन करने के लिए भारत को चर्चा में शामिल करना एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। यानी कि ये बताया गया है कि बेशक से उसमें कोई कितनी प्रॉब्लम है, लेकिन भारत को थोड़ा अलग हटकर इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेंगी। यानी कि एशियाई कनेक्टिविटी अफ्रीका महाद्वीप से होगी, यूरोप महाद्वीप से डायरेक्ट, तो इससे हमारे व्यापार है वो क्या हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। तो भारत को उस पर भी ध्यान करने की ज़रूरत है। BRI के नीतिगत उद्देश्यों की महत्वपूर्ण उपलब्धि, BRI के 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को भारतीय सहयोग से विभिन्न स्तरों पर बेहतर ढंग से हासिल किया जा सकता है। इसमें नीति समन्वय, संपर्क को सुगम बनाना, अबाधित व्यापार, वित्तीय एकीकरण और लोगों के बीच संबंध शामिल है। यानी कि भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है, लेकिन अगर भारत इसमें शामिल होता है तो भारत को भी इससे लाभ होंगे, ये यहाँ पे बताया गया है। वैश्विक शांति, भारत का सक्रिय जुड़ाव स्थायी संबंधों को बढ़ावा देगा, जो भावी अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। यानी अगर भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएगा तो भारत की भूमिका यहाँ पर वैश्विक शांति लाने में और वैश्विक देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में होगी। भारतीय बाजार चीनी निवेश के लिए लाभदायक है। BRI वार्ता में भारत को शामिल करने से दोनों देशों को एक दूसरे के खिलाफ अविश्वास को दूर करने में मदद मिलेगी, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो टेंशन रहती है वो कहीं ना कहीं जो विश्वास नहीं है दोनों देशों में, उसकी वजह से रहती है। अगर भारत इसमें शामिल होता है, दोनों देश के बीच में संबंध क्या हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। और तो भारत का दृष्टिकोण क्या है इस प्रोजेक्ट को लेकर, ये भी हमें बताया गया है। ये तो हमने देखे थे कि यहाँ पर भारत को क्यों शामिल होना चाहिए, यानी कि भारत को इस पर शामिल होने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। अब देखते हैं भारत का प्रेजेंट सिनेरियो क्या है इस प्रोजेक्ट को लेकर। भारत को क्षेत्रीय संपर्क से आर्थिक लाभों को प्राप्त करने के लिए अपने अन्य अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सक्रिय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही इसे चीन से अलग अपने रणनीतिक प्रभुत्व को बनाए रखने हेतु प्रयास को लेकर तेजी लानी चाहिए। उदाहरण के लिए एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के रूप में भारत और जापान BRI के विरुद्ध एक उदार एवं नियमित आधारित विकल्प प्रदान कर सकते हैं। यानी कि भारत को भी अन्य देशों के साथ मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट के विकल्प तलाशने चाहिए, ये हमें बताया जा रहा है। अगर हम उस पर न शामिल हो तो और भी क्या क्या बेहतर काम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बताई गई है यहाँ पे। चीन के सैन्य प्रभुत्व का मुकाबला करना, भारत ने इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व का मुकाबला करने हेतु क्वाड्रिलेटरल सुरक्षा वार्ता के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने सहयोग को मजबूत किया है। यानी भारत और क्या कर रहा है, भारत क्वाड जैसे देशों के साथ, क्वाड जो ग्रुप है उसके साथ भी मीटिंग कर रहा है चीन को टैकल करने के लिए। इसके अतिरिक्त भारत क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय सहयोग जैसे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और सागर पहल तथा प्रोजेक्ट मौसम की सहायता से अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति को प्रोत्साहित कर रहा है। इसके माध्यम से भारत अपनी रणनीतिक आकांक्षाओं को बढ़ाने और BRI के बढ़ते प्रभाव को जवाब देने के लिए प्रयास कर रहा है। फिर यहाँ पर निष्कर्ष बताया गया। निष्कर्ष क्या बताया गया है, भारत सरकार का दृढ़ विश्वास है कि कनेक्टिविटी पहल सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए। उन्हें खुलेपन, पारदर्शिता और वित्तीय जिम्मेदारी के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। साथ ही ऐसे पहल को अन्य देशों की संप्रभुता, समानता और क्षेत्रीय अखंडता को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यानी भारत क्या कहता है, सभी की संप्रभुता का ध्यान रखा जाए, सभी की जो समानता है, क्षेत्रीय अखंडता है, उसको ध्यान में रखकर ही ऐसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ाए जाए, ना कि एक देश का डोमिनेंस करने की कोशिश की जाए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये आज के दोनों टॉपिक हैं वो अच्छे समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, और जो बाकी नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन में जो मैगजीन में दिए हुए हैं उनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।